भी थोड़ी अजीब है, आपने आराम से इनको पिकअप कर लिया कि मतलब ए जो है ना इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका आ रहा है। अच्छा ए तो हो गया, सही कर दिया, लेकिन देखते हैं बी क्यों गलत हुआ। बी में कौन सी गलती है बताओ। देन, देन गलत हो गई, देखो बी में इन्होंने देन गलत किया है। अच्छा फिर सी में कौन सी गलती, फिर गलत कर दिया, देखो ये। फिर डी में कौन सी गलती, मोस्ट गलत कर दिया। तो चार તમારી નજર કોને જો એની સાચી ગલતી અમારી એ में नजर कौन दिए छे। ठीक है, तो मैंने कहा है ऊपर लिखा हुआ है, मैंने आपको क्या समझाया कि बेटा देखो अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री है तो क्या एक ही वक्त हम दो कंपैरेटिव डिग्री साथ इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे, गलत हो जाएगी। देखो हमने दो कंपैरेटिव एक साथ या कंपैरेटिव के साथ सुपरलेटिव, ये हो नहीं सकता, गलत है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री आप इसके साथ कोई दूसरी कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो गलत हो जाएगी। तो हमने क्या किया इधर, कंपैरेटिव डिग्री फिर कंपैरेटिव डिग्री, इसका मतलब दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ लगानी, तो गलत हो गया। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका मतलब ये चारों हमारे गलत है। ठीक है बेटा, चारों गलत हो, चारों सही नहीं है। अब हम इधर इधर ही इनका करेक्ट बना लेते हैं, तो स्पोर्ट पे नहीं जाते। तो आप बताएंगे इसका करेक्ट। हाँ इसका देखो ये हो जाएगा, इज 3 इयर्स, ठीक है, सीनियर सीनियर टू बी, ठीक है ये होगी। अब देखो करेक्ट होगी, क्योंकि हमने प्रीपोजिशन जो वो मेन नहीं टू इनके साथ लगाना है। अब ये करेक्ट, तो ये होगा, ये वाले जो भी ऑप्शंस दिए देखो चारों ऑप्शंस ये गलत हो जाएंगे। आप ऐसा ऑप्शन जो है इस्तेमाल ना करें। एक है, सिर्फ एक सेंटेंस लिखता हूँ, टाइम भी क्लास का कंप्लीट हो गया, मुझे बताना है। तो बस एक ही लिखता हूँ, ही इज मोर ही इज मोर इंटेलिजेंट, he is more intelligent and and taller than, एक ही बस, ये थोड़ा क्वेश्चन है, he is more intelligent and taller than I। बताओ जल्दी सही है गलत है बाबा, यूज भी बुरा, ठीक है, शाबाश। देखो ये एक सेंटेंस लिखते हैं आखिर में आपको बताते हुए, यानी ही इज मोर इंटेलिजेंट एंड टॉलर देन आई, तो ये सही है गलत है। कंपैरेटिव डिग्री पढ़ रहे हैं ना हम, तो उसके हिसाब से उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ आखिर में, मुझे पता नहीं है आपको ये पता होगा। बेटा ये जुमला गलत है, ये सेंटेंस गलत है। आप बोले कि सर क्यों गलत है। आपने ही कहा है कि एक सेंटेंस और एक सेंटेंस के अंदर हम एक जैसी डिग्री इस्तेमाल करेंगे, माना डिग्री पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों होनी चाहिए। अगर दो डिग्री इस्तेमाल हो रही है ना एक सेंटेंस के अंदर, अगर दो एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं तो दोनों एक जैसे होने चाहिए, समझो। अगर पॉजिटिव डिग्री एक इधर इस्तेमाल की है तो दूसरी भी पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, सेम डिग्री होनी चाहिए। कंपैरेटिव है तो इधर भी कंपैरेटिव होनी चाहिए, सुपरलेटिव है तो इधर भी सुपरलेटिव। अगर दो एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो इधर भी देखो कंपैरेटिव डिग्री है, इधर भी देखो कंपैरेटिव डिग्री है, ये सही है, फिर भी सेंटेंस पता नहीं क्यों गलत है। ठीक है, गलत मैं खुद लगाता हूँ क्रॉस, देखो गलत। बेटा गलत इसीलिए कि जो आपका लॉन्ग एडजेक्टिव होता है, जो डाई या ट्राई सिलेबल वाला एडजेक्टिव होता है, तरतीब होती है, उस तरतीब और ऑर्डर में ये होता है कि जो मोनोसिलेबल वाला एडजेक्टिव, जो स्मॉल एडजेक्टिव होता है, उसको पहले लिखेंगे, और जो बड़ा एडजेक्टिव होता है, लॉन्ग होता है, वो बाद में रखेंगे। माना वो पॉजिटिव डिग्री में हो, वो कंपैरेटिव हो, ये सुपरलेटिव हो, तीनों हम इस तरीके से लिखेंगे। मैं वो समझाऊंगा सुपरलेटिव के अंदर। तो इसका होना ये चाहिए, लेकिन इसका होना ये चाहिए कि ही इज टॉलर एंड मोर इंटेलिजेंट, देखो मोर इंटेलिजेंट। अच्छा मोर इंटेलिजेंट, अब इसके अंदर आपको ऐसा नहीं करना है कि ही इज टॉलर एंड इंटेलिजेंट, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसी डिग्रीज होनी चाहिए। ही इज टॉलर एंड मोर इंटेलिजेंट देन आई, ठीक है बेटा, देन आई। अब देखो ये सही है, इस तरीके से ऐसा किया क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो मोर एंड मोर, इस मोर का ताल्लुक जो है वो इससे भी है और इससे भी, दोनों से हो जाएगा। तो ये फिर क्या हो जाएगा, डबल कंपैरेटिव। बेटा अगर ऐसा गलत क्यों किया, मैंने ये मोर तो हुआ इधर, ठीक है ये तो सही हुआ, लेकिन इधर भी ये आ जाएगा मोर टोलर, मैंने इधर भी ये आ जाएगा मोर टोलर, तो क्या ये सही होगा। हाँ डबल कंपैरेटिव हो गई,
मतलब ये इधर आया है, लेकिन जब पहले लिखने से ये होगा कि इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो ये दोनों साथ हो गए, इसका मतलब ये देखो गलती हो गई। तो इसीलिए हमने इनकी तरतीब चेंज करके पहले जो है वो मोनोसिलेबल वाला एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है, तो उसके बाद देखो ट्राई या ट्राई सिलेबल वाला एडजेक्टिव ये ऐसा होगा, ये सब में होगा, तीनों में होगा। पॉजिटिव में ऐसा रखें, सुपरलेटिव में रखें, और इनमें रखें, ये मैं बाकी कल आपको समझाऊंगा। तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री जो कंप्लीट हो गई, अब इनकी प्रैक्टिस तो हम करेंगे, कल इंशाल्लाह हम सुपरलेटिव शुरू करेंगे डिग्री। ओके, थैंक यू। हेलो। अच्छा, कल यूज पढ़ रहे थे कि जिनमें हमने पढ़ा था पहले टार्टरिक एसिड, अच्छा दूसरे उसके बाद मैलिक एसिड था। मैलिक एसिड जो एक्ट्रेस के अंदर होता है, एक्चुअली है 2 हाइड्रोक्सी 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो ये डाइकार्बोनिक एसिड है, 2 हाइड्रोक्सी 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो ये डाइकार्बोनिक एसिड है ये, मगर 2 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और 1 और 4 पर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। तो ये फूड एडिटिव और एसिडिटी रेगुलेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मैलिक एसिड, अच्छा मैलिक एसिड टार्टरिक एसिड तो कल पढ़ लिया था हमने। अच्छा उसके बाद क्या है, देखो एसिडिक एसिड। अच्छा टार्टरिक एसिड, अच्छा टार्टरिक एसिड होता है ग्रेप्स के अंदर, ये ग्रेप्स के अंदर पाया जाता है, और इससे वाइन बनता है। जो ग्रेप्स से शराब बनती है, तो ये वाइन के अंदर पाया जाता है। बेवरेज इसका मतलब होता है मशरूबात, और फूड के अंदर भी पाया जाता है ये टार्टरिक एसिड। एक्चुअली ये भी डाइकार्बोनिक एसिड है, ये है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। तो ये है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। टार्टरिक एसिड के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, एक डेक्सोरोटेटिव प्लस टार्टरिक एसिड, डेक्सोरोटेटिव, एक माइंड टार्टरिक एसिड लिवोरोटेटिव,
एक होता है मेसो टार्टरिक एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है, इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है इसके अंदर, ऑप्टिकली इलेक्ट्रो नहीं होता, पहले पढ़ लिया हमने। अच्छा, तो ये डाई कार्बोनिक एसिड है, ये भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, तो ये बेवरेजेस के अंदर होता है और फूड के अंदर भी पाया जाता है। उसके बाद देखो एसिडिक एसिड, इसको इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। और ये फूड प्रिजर्वेटिव भी है, फूड प्रिजर्वेटिव भी है, फ्लेवरिंग एजेंट भी है ये, CH3COOH। इससे इससे बहुत सारे कंपाउंड आप सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। देखो एसिडिक एसिड जो है रॉ मटेरियल से बहुत सारे कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं। कल हमने एक पूरी पढ़ी थी, एसिड हेलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड अमाइड। इसका मतलब है इनसे आप बहुत ज्यादा कंपाउंड को आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद शायद बेंजोइक एसिड, अच्छा सेलिसाइलिक एसिड, सेलिसाइलिक एसिड ये होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है ये, सेलिसाइलिक। तो ये स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें यूज होता है। और इससे एक टेबलेट बनती है डिस्प्रिन या एस्प्रिन, इससे आप एस्प्रिन टेबलेट भी बना सकते हैं। जो स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर भी इसको यूज किया जाता है, सेलिसाइलिक एसिड को। उसके बाद अच्छा एसिड अमाइड, तो एसिड अमाइड को फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर ड्रग्स बनाने में यूज करते हैं, एसिड अमाइड। ठीक है, एसिडामाइड जिसको फार्मास्यूटिकल के अंदर ड्रग्स वगैरह बनाने में यूज कर सकते हैं। उसके बाद है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड नहीं आया इसमें, होगा ना बेंजोइक एसिड ये। अच्छा एरोमा के लिए इस्तेमाल होता है, डाइस के अंदर इस्तेमाल होता है, डाइस के अंदर यूज होता है। और दूसरा इसमें जो है फार्मास्यूटिकल के अंदर भी यूज कर सकते हैं इसको, benzoic acid। उसके बाद है एसिडिक एनहाइड्राइड, तो इसको परफ्यूम के अंदर डाइस के अंदर यूज कर सकते हैं एक बेंजोइक एसिड को। एसिडिक एनहाइड्राइड से बनता है सेलुलोज एसिड। देखो एसिडिक एनहाइड्राइड से क्या बनता है, सेलुलोज एसीटेट सिल्क होती है, वो इससे आप बना सकते हैं। और इसको आप असाइलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। असाइलेशन नहीं कि बेंजीन की, इसका मतलब है बेंजीन को पहले रिएक्शन करते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो एसिटोक्विनोन बनता है। तो यहाँ पे आप एसिडिक एनहाइड्राइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए, असाइलेशन ऑफ द बेंजीन, बेंजीन की असाइलेशन के लिए भी एसिडिक एनहाइड्राइड यूज होता है। अच्छा उसके बाद जो है ये कार्बोनिक एसिड के सोर्सेस कौन से हैं और कॉमन नेम, देखो कार्बोनिक एसिड,
देखो कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उनका स्ट्रक्चर, आईपी नेम भी लिखेंगे। और बाकी यूज मैं आपको बता दूंगा। देखो पहले है फार्मिक एसिड, और ये फर्स्ट मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड का। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर है वो है फार्मिक एसिड। और इसका जो नाम है देखो, फार्मिक एसिड ड्राइव ड्राइव किया गया है फार्मिका से। और फार्मिका लेटिन वर्ड है जो यूज करते हैं किसके लिए, रेड एंड्स के लिए। क्योंकि इसको पहली मर्तबा रेड एंड्स की डिस्टिलेशन से हासिल किया गया था, रेड एंड्स की डिस्टिलेशन से हासिल किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया फार्मिक एसिड। जो इसका क्या है, कॉमन नेम है, फार्मिका से ड्राइव किया गया, एंड से ड्राइव किया गया। और इसका जो आईपी नेम है वो होगा मीथेनोइक एसिड। इसका आईपी नेम है, इसका आईपी नेम ऐसे लिखते हैं हम, अल्केनोइक एसिड जनरली। क्या लिखते हैं, अल्केनोइक एसिड। तो इसमें एक कार्बन है तो उसको क्या पढ़ेंगे, मीथेनोइक एसिड। तो ये प्रिजर्वेटिव भी है और एंटी बैक्टीरियल एजेंट भी है। एंटी बैक्टीरियल एजेंट इन लाइव स्टॉक फीड, जो लाइव स्टॉक होता है जानवर, उनका जो फीड होती है उसके लिए क्या है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट भी है फार्मिक एसिड। अच्छा उसके बाद है एसिडिक एसिड, जो किसके अंदर होता है, विनीगर के अंदर, विनीगर के अंदर पाया जाता है। और विनीगर को लैटिन में एसिडियम पढ़ते हैं, तो वहां से इसका नाम ड्राइव किया गया है एसिडिक एसिड। और इसका फार्मूला है CH3COOH। और इसका जो आईपी नेम होगा वो होगा इथेनोइक एसिड, क्योंकि इसके अंदर दो कार्बन है तो इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड। तो एसिडिक एसिड जो है ये फूड प्रिजर्वेटिव भी है, फूड प्रिजर्वेटिव भी है और एजेंट भी है। प्रोपाइनिक एसिड, अच्छा देखो प्रोपाइन, प्रोपाइन का मतलब होता है फर्स्ट, प्रोपाइन प्रो का मतलब फर्स्ट और पाइन का मतलब होता है फेट। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो फेट के अंदर पाया जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड्स भी कहते हैं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड इसलिए बोलते हैं कि ये फेट के अंदर पाए जाते हैं। इनके जो हाइट मेंबर हैं ये फेट के अंदर पाए जाते हैं। जिस तरह ब्यूटारिक एसिड बटर में होता है, प्रोपानिक एसिड बटर में होता है, मिल्क में होता है, चीज के अंदर होता है। ऐसे पाल्मेटिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड फैट के अंदर पाया जाता है। स्टीरिक एसिड फैट के अंदर पाया जाता है। ओलिक एसिड ऑयल के अंदर पाया जाता है, क्योंकि एक होते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड्स, एक होते हैं, तो सेचुरेटेड फैटी एसिड फैट के अंदर होते हैं और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड किसके अंदर होते हैं, ऑयल के अंदर होते हैं। तो ये फर्स्ट फैट है, ये प्रोपानिक एसिड। अच्छा इसका आईपी नेम होगा प्रोपेनोइक एसिड। आईपी नेम क्या होगा इसका, प्रोपेनोइक एसिड होगा। तो ये भी समझे एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। एंटी बैक्टीरियल किसको प्रिवेंट करता है, मोल्ड्स जो होते हैं फूड के अंदर, जो एनिमल का जो फूड है उसके अंदर जो मोल्ड होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है। मोल्ड की ग्रोथ को क्या करता है, फिर प्रिवेंट करता है, ये रोकता है इसकी ग्रोथ, प्रोपाइनिक एसिड। और ये पाया जाता है किसके अंदर, चीज के अंदर पाया जाता है, मिल्क के अंदर पाया जाता है और बटर के अंदर। अच्छा उसके बाद है ब्यूटारिक, अच्छा ब्यूटारिक एसिड बटर में होता है और इसका जो नाम है ये भी बटर से ड्राइव है, क्योंकि
ब्यूटारिक एसिड। तो ये होता है, इसका फार्मूला होता है CH3CH2 CH, क्योंकि जगह थोड़ी कम है इसलिए इसके कंडेंस फार्मूला मैं लिख देता हूं। CH2 दो मरतबा रिपीट होगा, उसके बाद CH आएगा, और यह है ब्यूटेनोइक एसिड, आईपी नेम इसका। अच्छा, उसके बाद है वेलेरिक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। तो जो वेलेरिक एसिड है ये पेंटेनोइक एसिड होता है। CH3CH2 होल 2 और होल 3 COH, पेंटेनोइक एसिड। अच्छा, पाया जाता है वेलेरिक रूट्स के अंदर। वेलेरिक रूट्स, वेलर का मतलब है टू बी स्ट्रांग, और ये इससे बनता है ईस्टर वेलेरेट, जो परफ्यूम में यूज होता है। इससे जो ईस्टर बनता है वेलेरेट, वो यूज होता है किसके अंदर, परफ्यूम बनाने में यूज होता है। इसका इससे ईस्टर बनेगा कि प्लीजेंट स्मेल होगी, जिसको करते हैं परफ्यूम बनाने में। अच्छा, उसके बाद है कैप्रोइक एसिड। अच्छा, कैप्रोइक एसिड है हेक्सेनोइक एसिड, और कैप्रोइक एसिड पाया जाता है के अंदर, वुड के अंदर, और वुड को लेटर में कहा जाता है केपर, वहां से इसका नाम ड्राइव किया गया है कैप्रोइक एसिड। और ये हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड। अच्छा, कुछ और नाम भी है, पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड। अच्छा, तो ये होता है हेक्साडिकेनोइक एसिड। हेक्साडिकेनोइक एसिड का मतलब होता है इसमें 16 कार्बन होते हैं। तो CH3CH2 होल 14 COH। तो पाल्मेटिक एसिड से साबुन भी बनता है, सोप भी बनता है, क्योंकि साबुन जो बनता है वो ऑयल ऑफ फेट से बनता है। ऑयल ऑफ फेट को हीट देते किससे, कास्टिक सोडा से, जिसको हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन, और इसका नाम होगा हेक्साडिकेनोइक एसिड। हेक्साडिकेनोइक एसिड, क्योंकि ये दोनों फार्मूले पुरानी बुक में मौजूद थे। अब आते हैं स्टीरिक एसिड। और ये होता है आफ्टर डिकेनिक एसिड। लॉन्गेस्ट चेन बनती है 18 कार्बन की, 18 कार्बन के लॉन्ग। तो ये किसके अंदर पाया जाता है, फेट के अंदर। पाल्मेटिक एसिड फेट के अंदर होगा, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड है। स्टीरिक एसिड भी सैचुरेटेड, दोनों किसके अंदर पाए जाएंगे, फेट के अंदर पाए जाते हैं ये। तो ये CH3CH2 होल 16 COH। आफ्टर डिकेनिक एसिड। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया ये। अच्छा, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो चैप्टर हैं, दोनों छोटे चैप्टर हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं अभी, ताकि आपका जो ये एग्जाम होगा, जब अभी मई के शायद एंड के अंदर होगा, उससे पहले ये दोनों चैप्टर हो जाए। और बाकी बचेगा एक केमिस्ट्री का चैप्टर होगा, बायो केमिस्ट्री का, क्योंकि वो बायो केमिस्ट्री इसलिए कि वो अपने बायो से रिलेटेड, इसमें कार्बोनेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। ये हमने आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं, मगर आपको बाद में पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, तो समझे इंटर की जो केमिस्ट्री है वो जो है आपके एग्जाम से पहले ही कंप्लीट हो जाए। कोशिश ये होगी कि इंटर की केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, और एग्जाम के बाद जो है आपके फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे। और फर्स्ट चैप्टर देखो, जो पहला चैप्टर है वो है
इसके अंदर इंट्रोडक्शन पीरियोडिक टेबल का शुरुआत में एक पेज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक है। देखो जो चैप्टर की हेडिंग है वो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक का एक चैप्टर है। तो चैप्टर फर्स्ट एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये चैप्टर है। मगर इसके अंदर शुरुआत में जो पहला पेज है उसके अंदर थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है पीरियोडिक टेबल का। में एक चैप्टर था पीरियोडिक टेबल का, मगर उन्होंने उसको स्टार्ट करके सिर्फ एक पेज पर उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है पीरियोडिक टेबल का। अगर हम पीरियोडिक टेबल की हम हिस्ट्री में जाएंगे, देखो हिस्ट्री में इसलिए थोड़ा कि आपको थोड़ा उनके बारे में कुछ नॉलेज हो। जैसे डो ग्रीनर ट्रेड्स, डो ग्रीनर एक साइंटिस्ट था जिसने 1829 के अंदर ट्रेड बनाए थे। ट्रेड का मतलब है तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे। ट्रेड का मतलब होता है थ्री, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे जिसमें देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की ट्रेड थी कि भाई ट्रेड में जो तीन एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये प्रॉपर्टीज में एक जैसे हैं। और इनका जो मिडिल वाला एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट मिडिल वाला सोडियम, उसका जो मास होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। तो ये कहता है मिडिल एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास है दूसरे दो एलिमेंट्स के एवरेज के बराबर है। अच्छा, दूसरी ट्रेड बिटवीन ब्रोमीन आयोडीन की, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो सेंटर में कौन हो गया ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का जो मास होगा वो क्लोरीन और आयोडीन के एवरेज के बराबर होगा। एक ट्रेड थी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की ट्रेड थी। उसने कहा था कि जो स्ट्रोंशियम का मास होगा वो कैल्शियम और बेरियम के एवरेज के बराबर होगा। एक ट्रेड थी आयरन, कोबाल्ट, निकल की। उसने कहा कि जो दरमियान वाला एलिमेंट आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट का जो मास होगा वो आयरन और निकल के एवरेज के बराबर होगा। मगर ये 1829 बात है ये। अब वो सारा बिल्कुल पीरियोडिक टेबल बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो इसका मतलब है अब माजी के हिसाब से इसकी कोई अहमियत रहती नहीं है, माजी है इसमें पीरियोडिक टेबल का। अच्छा, उसके बाद था न्यूलैंड्स लामार्के, न्यूलैंड्स लामार्के। ये कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ द एवरी एथ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एथ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट। कहते हैं हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले जैसी हो। हर आठवां एलिमेंट प्रॉपर्टीज में क्या होता है फर्स्ट जैसा होता है। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सॉरी जो लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आता है सोडियम। और क्योंकि उसके अंदर नोबल गैस शामिल नहीं थी तो उसने कहा कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी एक जैसी है, बेरियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी है, बोरान एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या होगी एक जैसी है। क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एथ एलिमेंट वर सिमिलर टू दोस ऑफ फर्स्ट, मगर ये भी रिजेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल जो कहता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, मगर वो भी रिजेक्ट हो गया। ये तब की बात है जब एटॉमिक वेट था कुछ, तब समझा जाता कि एटॉमिक वेट एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज वेट डिपेंड करती है। मगर ये 1869 की बात है, 1869 की, जब एटॉमिक नंबर दरियाफ्त हुआ 1913 के अंदर मोजले ने एटॉमिक नंबर को क्या किया दरियाफ्त किया। तो मोजले ने यह दावा किया कि एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास नहीं है मगर एटॉमिक नंबर है। तो पीरियोडिक लॉ और चेंज हो गया, कहता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, जिसको मोजले का पीरियोडिक लॉ कहते हैं या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अच्छा, उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कांसेप्ट आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कांसेप्ट आया तो पीरियोडिक जो लॉ था वो चेंज हो गया।
जिसको हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हमने पढ़ना क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, जो कहता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहते हैं एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन किसका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जिसको हम क्या कहते हैं, मौजूदा जो पीरियोडिक टेबल है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये हिस्ट्री, तो हमारी पुरानी किताब में तो ये हिस्ट्री दी हुई है, अब नई किताब में हिस्ट्री नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो चैप्टर है वो पीएमसी के सिलेबस के अंदर भी शामिल नहीं है, मतलब पीएमसी का अगर सिलेबस में शामिल होता तो फिर भी पढ़ लेते हैं। तो इसको मतलब है समझे, पीरियड टेबल को हम पढ़ेंगे जरूर ताकि आपको पता तो चले एलिमेंट्स का, मगर उसको थोड़ा ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो पीरियोडिक टेबल है क्या, एक सिस्टमेटिक वे है एलिमेंट्स को अरेंज करने का। देखो पीरियोडिक टेबल एक सिस्टमेटिक वे है जिसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है किसकी बुनियाद पर, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर और प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर। क्योंकि कुछ एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर रखे गए, जैसे हीलियम है, हीलियम। अब हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो है 1s2, हीलियम के 1s2 है, मगर इसको रखा गया एस प्लस के साथ नहीं, इसको एस प्लस के साथ तो नहीं रखा गया है, रखा गया नोबल गैस के साथ, नोबल गैस के साथ हीलियम को रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बुनियाद पर रखा गया है। जिनके एस में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है उनको सबको फर्स्ट ग्रुप में रखा, जिन एस ब्लॉक है, जिनके एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन सबको सेकंड ग्रुप में रखा। तो हीलियम के भी एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है, मगर उनको सेकंड ग्रुप के साथ नहीं रखा गया, उसको रखा गया है नोबल गैस के साथ ऑन द बेसिस ऑफ। तो देखो पीरियोडिक टेबल जो है एक सिस्टमेटिक वे है एलिमेंट को अरेंज करने का, या पीरियड में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया सिस्टमेटिक वे में ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सम एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। और कुछ एलिमेंट्स को किसकी बुनियाद पर रखा गया है, प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर। आजकल उसकी एग्जांपल कही जाए तो वो कौन सी है, हीलियम, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा तो ये कहता है फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अच्छा तो लॉन्ग फॉर्म के अंदर देखेंगे ना आप लोग 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, ऐसे 7 क्या मिलेंगे आपको, हॉरिजॉन्टल रोज मिलेंगी, जिनको हम कहते हैं पीरियड्स। तो इसका मतलब ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड में पीरियड्स कितने हैं, 7 पीरियड्स, क्योंकि 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। एंड 8 वर्टिकल कॉलम, 8 क्या है, ऐसे वर्टिकल क्या है, कॉलम है, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। अच्छा ग्रुप्स आर फर्दर डिवाइडेड ए एंड बी, उन ग्रुप को ए और बी में तकसीम किया गया है। ए ग्रुप, ए सब ग्रुप, और दूसरा क्या है, बी सब ग्रुप। अब ए सब ग्रुप वालों को कहते हैं रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। जो ए सब ग्रुप वाले हैं ना वो कौन से हैं, उनको कहते हैं रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। अगर हम देखें
तो मेजॉरिटी में अर्थ के ऊपर जो एलिमेंट्स है वो रिप्रेजेंट एलिमेंट्स, मेजॉरिटी मेजर पोर्शन अर्थ के ऊपर कौन सा है, रिप्रेजेंट एलिमेंट्स का है। मतलब एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक वाले जो रिप्रेजेंट एलिमेंट्स में आता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले आते हैं। देखो रिप्रेजेंट एलिमेंट्स में कौन आएगा, जिनको हम पढ़ रहे हैं पर जो कौन से एस ब्लॉक, और इसका मतलब है हमने जो पढ़ना है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को पढ़ना है। इसका मतलब है हम तो पढ़ेंगे रिप्रेजेंट एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। बी सब ग्रुप वालों को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक वाले और ए ब्लॉक वाले। देखो डी ब्लॉक और ए ब्लॉक वालों को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक वाले आउटर ट्रांजिशन, देखो डी ब्लॉक वाले क्या है, आउटर ट्रांजिशन है, और ए ब्लॉक वाले इनर ट्रांजिशन। अच्छा तो इसका मतलब है जो अगर कहें मेजर जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन की है, सबसे ज्यादा जमीन पे मिलने वाला एलिमेंट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, रिप्रेजेंट एलिमेंट है, पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक का है ना ये एलिमेंट, रिप्रेजेंट एलिमेंट हो गया, नुमाया एलिमेंट हो गया ये। अच्छा ऑक्सीजन के बाद है दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, राउंड अबाउट 24% अर्थ क्रस्ट में मौजूद है। सिलिकॉन भी पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। तीसरे नंबर पर मिलने वाला एलिमेंट कौन सा, एल्यूमिनियम है, 7.3%, वो भी पी ब्लॉक का है, मतलब रिप्रेजेंट एलिमेंट्स हो गया। अच्छा और इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स पोटेशियम है, सोडियम है, सोडियम और पोटेशियम 2.4% ईच, सोडियम और पोटेशियम का 2.4% ईच है। तो इस हिसाब से अगर इनको आप लेंगे तो तकरीबन राउंड अबाउट कितना बन जाएगा, मुझे लगता है 80 से ऊपर ही बनेगा जाकर परसेंटेज। बाकी एलिमेंट और भी है, उनका थोड़ा थोड़ा मिकदार है। तो इसका मतलब है मेजॉरिटी जो एलिमेंट्स है वो कौन से, रिपीटेड एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कम है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक वाले वो क्या है क्वांटिटी कम होते हैं, उनमें आयरन की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है, बाकी की क्वांटिटी और भी क्या होती है, आयरन का परसेंट तकरीबन 4 के करीब है, बाकी का परसेंट और भी कम होता है। तो इसका मतलब है हमने उनमें ए सब ग्रुप को पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है बी सब ग्रुप को। अच्छा ए सब ग्रुप में फर्स्ट ए सेकंड ए एस ब्लॉक एलिमेंट है भाई, फर्स्ट ए और सेकंड ए क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। थर्ड ए से लेकर एट ए तक वो कौन से एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो बी सब ग्रुप है उसके अंदर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा अगर हम मॉडर्न पीरियड को देखें, नया जो पीरियड कलर पीरियड है उसके अंदर 18 सब ग्रुप 18 है इसके अंदर। अच्छा 8 ए सब ग्रुप, फर्स्ट ए सेकंड ए थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स ए सेवंथ ए एट ए, 8 सब ग्रुप ए के हैं। और बी के 10 सब ग्रुप है, बी के क्या है 10 सब ग्रुप है, मगर पुराने बी के अंदर 8 सब ग्रुप है उसमें। देखो थर्ड बी स्टार्ट थर्ड बी से होती है, थर्ड बी के बाद फोर्थ बी आता है, फोर्थ बी के बाद क्या आता है 5 बी 6 बी 7 बी 8 बी के 3 ग्रुप है। आयरन कोबाल्ट निकल नहीं आता, आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन भी उसमें आ जाता है, कोबाल्ट भी उसमें आ जाता है। तो जो कलर पीरियड अभी आए वो अलग अलग किया गया है, आयरन को अलग ग्रुप दिया गया है, कोबाल्ट का ग्रुप अलग किया गया है, आयरन कोबाल्ट निकल का ग्रुप अलग अलग किया गया है। उस हिसाब से वो क्या बनाते हैं, 10 सब ग्रुप किसके बनाते हैं, 10 सब ग्रुप किसके बनाते हैं बी के, और 8 सब ग्रुप किसके बनाते हैं ए के। तो टोटल सब ग्रुप कितने हो जाएंगे 18 सब ग्रुप है, 18 सब ग्रुप है। तो अब इसके अंदर पढ़ना है वो पढ़ेंगे इस ब्लॉक और पी ब्लॉक, मगर थोड़ा पीरियड टेबल के बारे में पढ़ना है हमने। तो ऑन द बेसिस of electronic configuration, on the basis of electronic elements are divided
into 4 blocks. S block, D block, D block and F block, 4 ब्लॉक्स हैं। अच्छा, ये ब्लॉक्स किसकी बुनियाद पर बनाए गए हैं? कि आखिरी लेटर अगर एस में जाता है, देखो ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जब हम, आखिरी लेटर एस में गया तो एस ब्लॉक, आखिरी लेटर पी में गया तो पी ब्लॉक कहलाता है, डी में गया आखिरी लेटर, भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिरी लेटर किसी में तो जाएगा ना, या तो एस में जाएगा या पी में जाएगा या डी में, या वो उसका ब्लॉक हो जाएगा। अगर किसी एलिमेंट का आपको ब्लॉक पूछा जाता है एटॉमिक नंबर देकर, भाई कोई आपको देते हैं एटॉमिक नंबर, भाई किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है, 17 है, 20 है या 30 है, जो भी है, और आपको पता है इसका ब्लॉक कौन सा, ग्रुप कौन सा, पीरियड कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर आप निकाल सकते हैं, ग्रुप भी निकाल सकते हैं, पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर आप रख सकते हैं उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, एक कहां पे मिलेगा पीरियड, लेफ्ट साइड पर मिलेगा। भाई देखो पीरियड एक होती है लेफ्ट साइड, जो कौन से हैं, लेफ्ट साइड पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। देखो लेफ्ट साइड जो पीरियड है उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक वाले, फर्स्ट डे और सेकंड डे। और राइट साइड पर कौन सा है, पी ब्लॉक एलिमेंट। और एक्सट्रीम राइट में कौन है, नोबल गैस। एक्सट्रीम राइट बिल्कुल जहां पे पीरियड 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 क्या हो जाते हैं, खत्म होते, एंड होता है, वहां पे क्या है, नोबल गैस। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में क्या है, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक और वो ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, ट्रांजिशन का मतलब होता है बिटवीन, ट्रांजिशन लफ्ज का मतलब क्या है, बिटवीन एस एंड, क्योंकि हमको रखा गया है एस और जो बॉटम में है, बिल्कुल बॉटम में क्या है, बिल्कुल नीचे बॉटम में क्या है, ए ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसका मतलब है आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंट्स किस जगह पे मिलेगा, उसकी लोकेशन क्या है, लेफ्ट साइड पे मिलेगा, राइट साइड पे मिलेगा, मिडिल में मिलेगा या बॉटम में मिलेगा, ये भी पता चल जाएगा। क्योंकि एलिमेंट के 4 ब्लॉक्स हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, एस पी डी एंड ए। द एलिमेंट्स ऑफ ए सब ग्रुप आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव्स। जो एक सब ग्रुप बने वो कौन से हैं, रिप्रेजेंट एलिमेंट से, दे इंक्लूड एस एंड पी ब्लॉक। तो रिप्रेजेंट एलिमेंट में कौन कौन आएगा, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है भाई बताओ ये एलिमेंट रिप्रेजेंट है या नहीं है, तो क्या देखेंगे आप लोग, आप देखेंगे एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है। अगर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो रिप्रेजेंट एलिमेंट है। अगर जो डी ब्लॉक का है तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ए ब्लॉक का है ट्रांजिशन एलिमेंट से। द एलिमेंट्स ऑफ बी सब ग्रुप आर नोन एज, बी सब ग्रुप they include D and A ब्लॉक। इनमें कौन शामिल है, डी ब्लॉक वाले, और जो ए ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट है या ए ब्लॉक है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज आउटर ट्रांजिशन।
डी ब्लॉक का वो क्या कहते हैं, आउटर ट्रांजिशन। अच्छा, ए ब्लॉक एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन। ठीक है, देयर आर 18 सब ग्रुप। ए एंड बी, 18 सब ग्रुप है। ठीक है, ए और बी के, क्योंकि 8 सब ग्रुप है ए के, और 10 जो सब ग्रुप है वो किसके हैं, बी के आ जाते हैं। 18 सब ग्रुप है। The elements of group first A are known as alkali metals। जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप फर्स्ट वाले, इनको क्या कहते हैं, alkali metals। The elements of group second A are known as alkaline earth metals। ग्रुप फर्स्ट सेकंड ए belongs to इस ब्लॉक। जो फर्स्ट ग्रुप वाले सेकंड ग्रुप वाले, इनको हम क्या कहते हैं, इस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। मतलब द वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन, जो उनकी आखिरी शेल की कॉन्फ़िगरेशन है, अब ग्रुप फर्स्ट ए इज NS1। उनके एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब ग्रुप फर्स्ट के, जो ग्रुप फर्स्ट वाले उनके एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो उनके ग्रुप की निशानदेही करता है, क्योंकि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्रुप होता है। देखो एलिमेंट का जो वैलेंस शेल है ना, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एलिमेंट का क्या होगा, ग्रुप होगा। तो ग्रुप फर्स्ट के एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 1 इलेक्ट्रॉन। और एन किसको शो करता है, नंबर ऑफ पीरियड्स को शो करता है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट का एन जो है, नंबर ऑफ पीरियड। एन किसको शो करता है, नंबर ऑफ पीरियड को करता है। आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर आउट ऑफ शेल। आउटर मोस्ट शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही है। द वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप सेकंड इज NH2। सेकंड ग्रुप वाले जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनके एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ग्रुप फर्स्ट के एस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और एन शो करता है नंबर ऑफ पीरियड्स को। और वैसे हम डिटेल में ये पढ़ेंगे ये पहले, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट वालों को डिटेल में हमने पढ़ना है, इस प्लाट है जो हमारा टॉपिक है वो क्या है,
एस मिला के तो लाजमी पता है, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अल्कली मेटल्स को पढ़ेंगे, अर्थ मेटल्स को पढ़ना है, और इसके अलावा जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी पढ़ना है। तो टाइम कंप्लीट हो गया, कल देखेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की सीटिंग अरेंजमेंट जो हमारे ये जो फिजिकल वाली क्लास है इसकी इंशाल्लाह सीटिंग अरेंजमेंट कल करेंगे। ठीक है, तो जो होगा उसे सीट मिलेगी, जो नहीं होगा मतलब वो नहीं होगा। ठीक है ना, कोई सीट किसी के लिए रखी नहीं जाएगी कि आज नहीं है वो कल आएगा, कल नहीं है वो परसों आएगा। जो ऑन दी स्पॉट होगा उसे सीट मिलेगी, जो नहीं होगा उसे नहीं। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह करेंगे। इसके अंदर आपका जो जीटीज है उनका एवरेज बनेगा। ठीक है, ये जो लास्ट वाली है ये शामिल नहीं होगी। आखिरी कौन सी थी, 5 थी ना, ये शामिल नहीं होगी। बाकी इससे पहले वाले जो, और एवरेज में ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल 3 जीटीज हम लेते हैं, उसमें किसी ने 2 दी तो डिवाइडेड बाय 3 नहीं होगा, उसका 2 होगी। जिसने 3 से 1 डिवाइडेड बाय 3 नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 1 होगा। ठीक है, ना इंसाफ किसी से नहीं होगी। जिसने जितनी दी है उसी के हिसाब से एवरेज बनेगा। आप ये नहीं समझिएगा कि 3 में से अगर 1 नहीं दी तो एवरेज नीचे आएगा, नहीं, ये नहीं। जो 2 उसने दी है उसी का एवरेज होगा। अगर तीनों दिए तो तीनों का एवरेज होगा, अगर 1 दिए तो 1 का एवरेज। इसमें किसी को कोई भी इससे नुकसान नहीं होगा कि उसने कोई एक जीटी कोई मिस कर दी है किसी वजह से, तो वो लॉस उसको नहीं होगा, सबका बैलेंस होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल ये करेंगे। अब देखिए बेटा, हमने कल पढ़ा था, बाहर आवाज अच्छे सही बजिए। तो देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था एम्पियर्स लॉ के बारे में, और एम्पियर्स लॉ के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि किसी भी कंडक्टर को जब हम एम्पियरन लूप के अंदर बंद करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का वो हिस्सा जो एम्पियरन लूप के साथ पैरेलल होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के हिस्से और एम्पियरन लूप की आपस में जो प्रोडक्ट होती है वो इक्वल टू हो जाती है म्यू नॉट आई के बराबर। आज हम डिस्कस करते हैं इसकी एप्लीकेशन को, और ये एप्लीकेशन लास्ट जो है वो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जीटी का। तो मैं एक बार फिर आपको सिलेबस बता देता हूँ जीटी का, कि GT 6 का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो टोराइड तक होगा। आखिरी टॉपिक जो है वो टोराइड होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं बेटा, हमारे पास जो इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ बेटा, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ बेटा। एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन होती है। एम्पियर्स लॉ यूज होता है, एम्पियर्स लॉ इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर्स। जो कंडक्टर होते हैं बेटा उसकी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा। तो इसकी जो पहली एप्लीकेशन है बेटा वो होती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड बेटा, या सोलिनॉइडल फील्ड बेटा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड बेटा, कि सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कैसी होती है। तो पहली बात
ये कि सोलिनॉइड होता क्या है। आपके बुक की डेफिनेशन के मुताबिक सोलिनॉइड जो होता है वो एक ऐसी इंसुलेटेड वायर का बना होता है। अब ये इंसुलेटेड वायर क्या होती है? इंसुलेटेड वायर का मकसद होता है इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मकसद होता है ऐसी कॉपर की वायर जिसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे आम आपने वायर देखी है ना, आम वायर के ऊपर रबड़ का कवर चढ़ा होता है, तो ये भी इंसुलेटेड वायर होती है। तो ये जो कोई भी ऐसी वायर जिसके ऊपर किसी भी इंसुलेटर की कवर चढ़ी हुई हो, इंसुलेटर की केसिंग हो उसके ऊपर, तो उस वायर को हम कहते हैं इंसुलेटेड वायर। जैसे आम वायर के ऊपर रबड़ का कवर है, ये वायर है इसके ऊपर रबड़ का कवर चढ़ा हुआ है, तो ये एक इंसुलेटेड वायर है। अब जरूरी नहीं है रबड़ का कवर हो, कभी आपने फैन है या कोई मोटर है वो टूटा हुआ देखा है, या फैन है उसके अंदर आपने देखी होगी गोल्डन कलर की वायरें होती हैं, तारें होती हैं गोल्डन कलर की। तो एक्चुअली वो वायरें जो होती हैं वो भी कॉपर की होती हैं, गोल्डन कलर की इंसुलेशन होती है, उनके ऊपर गोल्डन कलर का एक जो मटेरियल होता है वो इंसुलेटर होता है, उसकी कवर चढ़ी हुई होती है। जरूरी नहीं है प्लास्टिक की इंसुलेशन, और भी चीजें हैं जो इंसुलेटर होती है। तो कॉपर वायर होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर का अगर हम इस तरह से उसको स्प्रिंग की तरह फोल्ड करें तो सोलिनॉइड बनता है, स्पाइरल शेप होता है। तो सोलिनॉइड जो होता है वो इस तरह से बनता है बेटा। इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से बेटा एक लॉन्ग सिलेंडर होता है। ये इस तरह से बेटा एक लॉन्ग सिलेंडर, इस तरह से आप ले लें, ये एक लॉन्ग सिलेंडर है। और इसके ऊपर अगर हम इस तरह से वायर को फोल्ड करें बेटा, इंसुलेटेड वायर को फोल्ड करें बेटा इस तरह से, इस तरह से इंसुलेटेड वायर को फोल्ड करें बेटा इस तरह से, तो ये जो हमारे पास बनता है बेटा, ये बनता है सोलिनॉइड। अगर इस तरह से इंसुलेटेड कॉपर को इस तरह से किसी भी लॉन्ग सिलेंडर पर फोल्ड करें तो ये जो बन जाता है ये सोलिनॉइड बनता है। इस सोलिनॉइड के अंदर तीन चीजें याद रखनी है। पहली ये कि ये जो कॉपर की वायर होती है ये इंसुलेटेड होती है। दूसरी बात ये कि ये जो सिलेंडर होता है होता है। लॉन्ग सिलेंडर हम क्यों कंसीडर करते हैं, हम स्मॉल या शॉर्ट सिलेंडर क्यों नहीं लेते? देखें, जिस तरह से हमने गाजेस लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ा था कि इनफाइनाइट थिन शीट, इनफाइनाइट शीट हमने क्यों कंसीडर की थी, इसलिए कि इनफाइनाइट के एजेस नहीं होते, और अगर एजेस नहीं होंगे तो उस शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे यूनिफॉर्म होगी। इसी तरह से अगर इसके अंदर हम लॉन्ग सिलेंडर कंसीडर करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर हर जगह पे यूनिफॉर्म होगी, अंदर अंदर यूनिफॉर्म होगी, बाहर यूनिफॉर्म नहीं होती। इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म होती है। अगर कोई लॉन्ग सिलेंडर है तो अंदर हर जगह पे यूनिफॉर्म होगी। अगर कोई स्मॉल सिलेंडर होगा तो एजेस पे नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं लॉन्ग सिलेंडर, ताकि लॉन्ग सिलेंडर की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इसके अंदर हर जगह पे यूनिफॉर्म ही कंसीडर की जा सके, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इसके अंदर होती है। तो ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, लॉन्ग सिलेंडर के ऊपर हम फोल्ड करते हैं विथ क्लोज टर्न। क्लोज टर्न का मकसद है ये टर्न एक दूसरे को टच करते हैं। तो ये जो टर्न होते हैं ये इंसुलेटेड होते हैं, इसलिए एक टर्न का करंट दूसरे में नहीं जाता, क्योंकि ये
इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है। तो आप कह सकते हैं कि सॉलिड इंसुलेटेड लॉन्ग सिलेंडर पे स्पाइरल शेप के अंदर विथ क्लोज टर्न, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये एक सॉलिनाइड बनेगा। ठीक है, सिलेंडर को मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर है। ठीक है, इस तरह से। अब इसको इस तरह से भी बना सकते हैं बेटा, इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं बेटा। ये एक लॉन्ग सिलेंडर है, जरूरी नहीं आप इसको इस तरह से फोल्ड करें, आप इसको इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। सिर्फ फोल्डिंग का फर्क है बेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस तरह से फोल्डिंग है बेटा, इस तरह से। और इसमें फोल्ड किस तरह से किया हुआ है, इस तरह से। अगर आप इसको यहां से देखोगे तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज फोल्डिंग है, और अगर इसको देखोगे तो ये कौन सी हो जाएगी, क्लॉकवाइज फोल्डिंग होगी। ठीक है, जैसे ये होता है कि इसके ऊपर वायर जब फोल्ड करो, आप इस तरह से भी कर सकते हैं बेटा। आप देख सकते हैं इस तरह से फोल्ड करें। ठीक है, ये एक सॉलिनाइड बन गया। या आप इसको इस तरह से फोल्ड करें, आप इसको इस तरह से फोल्ड करें, तो अभी सॉलिनाइड दोनों फोल्डिंग में फर्क है। देखिए यहां से ये इस तरह से, और यहाँ पे ये जो होता है ये किस तरह से होता है, इस तरह से। इस तरह भी हो सकता है, ये होता है, दोनों तरह से फोल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह से फोल्ड करे मसला नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन का मसला होगा, वो आपको आगे बताता हूं। तो इस तरह से दोनों फोल्डिंग्स हो सकती है। ठीक है, दोनों में क्लोज टर्न होते हैं। अब इसकी जब इसको करंट देते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है उसको देखते हैं बेटा। जब इसको हम करंट देते हैं इस तरह से, सपोज करें इसको हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसको कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, अब इसमें करंट इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, ये करंट वहां से घूम के आएगा, इस तरह से पीछे वाली साइड से घूम के आएगा। ठीक है, और इसके पीछे वाली साइड पे करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, और यहां से ये upward होगा। यहाँ से करंट फिर इस तरह से आएगा, ये करंट इस तरह से होता हुआ इस तरह से। तो ये आपके सामने जो टर्न है, इन सब टर्न के अंदर करंट का डायरेक्शन कौन सा है, अपवर्ड। अगर इसको करंट देंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसमें से करंट इस तरह से जाएगा बेटा, पीछे से करंट घूम के आएगा इस तरह से, और इस तरह से करंट इस तरह से बेटा इसमें से घूम के आएगा, और इसमें से इस तरह से। ठीक है, आपके सामने वाले सब टर्न में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, और आपके सामने जितने भी टर्न है उन सब में करंट का डायरेक्शन कौन सा है, डाउनवर्ड। ठीक है, अब इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो ये सोलिनॉइड क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा। ठीक है, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइनें बनेगी, इसका नॉर्थ कौन सा बनेगा, इसका साउथ कौन सा बनेगा। ठीक है, अब अगर आप यहां से देखो मेरी जगह से, तो इसको देखोगे तो यहां से करंट इस तरह से घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरह से। और इसमें अगर आप देखोगे तो करंट किस तरह से घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसके अंदर एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो इस साइड से क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, देखें यहां से इस तरह से घूमता है, तो यहां से करंट किस तरह से घूमता है, इस तरह से। यहाँ पे करंट इस तरह से घूमता है, तो यहाँ पे करंट किस तरह से, यहाँ से क्लॉकवाइज है, और यहाँ से क्या, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से क्लॉकवाइज है तो यहाँ से क्या, एंटी क्लॉकवाइज। मैं लिख देता हूं, यहां से करंट आपको क्लॉकवाइज नजर आएगा, और यहां से क्या नजर आएगा, एंटी। ये इसको इस तरह से, यहां से आपको नजर आएगा बेटा करंट क्लॉकवाइज, और यहां से आपको करंट नजर आएगा एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है। अगर आप यहां से देखोगे तो यहां से आपको नजर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और यहां से आपको क्या नजर आएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जहां से क्लॉकवाइज नजर आएगा, जहां से एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा वो नॉर्थ होगा इसका। एंटी क्लॉकवाइज जहां से नजर आएगा वो नॉर्थ पोल कहलाता है इसका। और जहां से क्लॉकवाइज नजर आएगा, ये रिंग वाला सिस्टम है बेटा, क्योंकि ये रिंग ही है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज होगा तो वो कौन सा हो जाएगा बेटा, साउथ पोल हो जाएगा। तो एक साइड इसकी नॉर्थ पोल होगी और दूसरी साइड कौन सी होगी, ये होगा क्लॉकवाइज। सही है। अब इसका और तरीका भी है, डायरेक्ट तरीका, वो भी आपको आसान तरीका बताता हूँ। ठीक है, पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड का कुछ पैटर्न बना लेते हैं, उसके बाद इसका इजी तरीका भी आपको बता देंगे। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनती है बेटा, देखेंगे इस तरह से। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना बेटा, इस तरह से बनती है। और ये जो लाइन होती है बेटा, इसमें से ये इस तरह से बनती है, सर्कुलर तरह बनती है। ठीक है, वायर की, लेकिन ये कंबाइंड हो जाती है। अब इसके लिए हम लगाते हैं ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ का पता लगाने का ये सबसे इजी तरीका है, राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक है, इसमें करंट का डायरेक्शन कौन सा है, अपवर्ड। अपवर्ड बेटा, ये इस तरह, तो ये है, ये इस तरह से जिसमें आप इसको इस तरह से करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, साउथ। यहां से करंट भी क्या है, एंटी क्लॉक, यहाँ से भी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा इसका नॉर्थ। और ये हो जाएगा इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ये इस तरह से बनती है। ना होता है। ठीक है, अब इसमें देख, इसमें करंट डाउनवर्ड इस तरह से, थंब किस तरफ चला गया, इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका नॉर्थ होगा, और ये कौन सा हो जाएगा, साउथ। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है बेटा, ये इस तरह से। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है, फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ होता है। और यहाँ पे भी आउटसाइड जो होता है वो नॉर्थ टू द साउथ होता है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं बेटा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ये लाइक अ बार मैग्नेट। तो आप कहोगे
कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, सॉरी, ऑफ सोलिनॉइड इज लाइक बार मैग्नेट। यूनिफॉर्म एंड पैरेलल, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू एक्सिस of solenoid inside, or non-uniform but non-zero। नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन जीरो नहीं है, नॉन जीरो बेटा। बट नॉन जीरो आउटसाइड, बेटा जो आउटसाइड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म तो होती है लेकिन जीरो नहीं होती। कि आप ये कहें कि आउटसाइड जीरो होती है, आउटसाइड जीरो नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म होती है। और ये होते हैं इसके एक्सिस बेटा, ये होता है एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड होते हैं। तो इनसाइड जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है और पैरेलल होती है। किसके पैरेलल होती है बेटा? ये पैरेलल होती है एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड। अब इसको बनाने का एक और तरीका भी होता है बेटा, इसको बनाने का एक और तरीका भी है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बनाने का एक और तरीका भी है। ये बेटा कभी कभी इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से आपको दिया जाए कि ये एक सोलिनॉइड है, इस तरह से कभी कभी सिलेंडर दे दिया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि ये सॉलिडॉइड है, इसमें फोल्ड नहीं बनाए हुए होते, जस्ट इस तरह से सिलेंडर बना के निशानियां दे दी जाती। अगर आपसे पूछा जाए सॉलिडॉइड का नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, इसका नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, देखिए कैसे आप बनाओगे। आप क्या करोगे, आप इसका फोल्ड बनाओगे। इसका मकसद है यहां से करंट ऐसे, यहां से करंट अंदर है और यहां से करंट क्या है, बाहर है। वो कौन सा केस है ये, यहां से, यहां से अंदर जाता है करंट और यहां से करंट क्या हो रहा है, देखिए ये करंट फ्लो होके यहां से अंदर जाता है तो यहां से क्या होता है, बाहर आता है। तो यहां से करंट का डायरेक्शन कौन सा है, बाहर है। मकसद इसका फोल्ड ये, इसका जो फोल्ड होता है ये होता है, इस तरह से होता है। तो इसका ये नॉर्थ होगा और ये हो जाएगा साउथ। और ये वाला केस है, ये इसमें देखिए ऊपर से करंट बाहर आ रहा है और यहां से करंट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो इसकी फोल्डिंग ये होती है, इसमें करंट ये होता है तो ये साउथ हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता है सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनसाइड सोलिनॉइड जो होती है वो स्ट्रांग होती है, यूनिफॉर्म होती है और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड होती है। और आउटसाइड जो फील्ड होती है वो वीक होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, जीरो नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि जीरो होती है, वो जीरो नहीं होती। ठीक है, अब वही जो मैंने लॉन्ग सिलेंडर वाली बात की ना, अगर सिलेंडर होता छोटा तो यहां पे नॉन यूनिफॉर्म होती एजेस पे। अगर सिलेंडर लॉन्ग है तो इसके एजेस पे भी कौन सी हो जाएगी, यूनिफॉर्म होगी। इस तरह से होगा, अगर सिलेंडर लॉन्ग है, इस तरह से एक सोलिनॉइड है हमारे पास, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी। ठीक है, ये सिलेंडर से बाहर आएंगी तो देखें एजेस पे भी कौन सी हो जाएगी, यूनिफॉर्म होगी। लॉन्ग सिलेंडर का मकसद है कि इसके एजेस के ऊपर जो है वो यूनिफॉर्म है। और आपके पास जो आपके बुक में केस दिया हुआ है ना, वो लॉन्ग सिलेंडर वाला दिया हुआ।
शॉर्ट सिलेंडर वाला केस अलग है। आपके बुक में जो केस दिया हुआ है ना वो लॉन्ग सिलेंडर, आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। सोलिनॉइड की डेफिनेशन पहली 2-3 लाइंस के अंदर आपके बुक में लिखी हुई है, उसमें पढ़ लें कि सोलिनॉइड के अंदर लॉन्ग सिलेंडर टर्म इस्तेमाल किया गया। लॉन्ग सिलेंडर टर्म इस्तेमाल करने का मकसद है कि इसके एजेस पे भी जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। अब इसका हम करते हैं फार्मूला। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड का हम करते हैं बेटा, सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला करते हैं। सपोज करें बेटा कि इसकी, ये हमारे पास है बेटा सोलिनॉइड, ये एक लॉन्ग सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर के ऊपर हमने एक सोलिनॉइड बनाया हुआ। इस तरह से ये हमारे पास एक लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है। इसके ऊपर मैं इस तरह से बेटा बना रहा हूं कि ये हमारे पास एक सोलिनॉइड, ये हमारे पास बेटा एक सोलिनॉइड है। ये एक सॉलिडाइड है बेटा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम देते हैं पॉजिटिव और इसको हम क्या देते हैं बेटा, निगेटिव। इसमें ये इस तरह से बेटा होगा, ये इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। अब इन सब टर्म में करंट का डायरेक्शन क्या होता है, सेम बेटा, ठीक है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है बेटा, हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इनसाइड देखनी है बेटा, आउटसाइड नहीं देख रहे, हम सिर्फ इनसाइड देखते हैं। ये होता है बेटा हमारे पास एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड बेटा, ये होता है एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड बेटा, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा ये इस तरह से नॉर्थ, और ये कौन सा होगा, साउथ। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगी। वैसे ये बनानी ऐसे चाहिए, बनाने का तरीका ये है कि ये सिलेंडर के एंड से बाहर आएगी, बनाने का तरीका ये होता है, सिलेंडर से बाहर आएगी ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा। अब इसको आप इस तरह भी बना ले बेटा, एक लाइन आप इसको नीचे की तरफ भी बना ले बेटा, ये इसकी बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। यहां से आउटसाइड होती है नॉर्थ टू द साउथ, और इनसाइड जो होती है वो साउथ टू द नॉर्थ होती है, ठीक है। इनसाइड यूनिफॉर्म होती है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड होती है, आउटसाइड जो होती है वो क्या होती है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। अब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं। अब इसके लिए हम लेंगे एम्पियरल लूप, एम्पियर्स लॉ इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम लेंगे एम्पियरल लूप, और यहाँ पे जो एम्पियरल लूप हम लेंगे ना वो लाइक अ रेक्टेंगल लेंगे बेटा। यहाँ पे जो एम्पियरल लूप हम लेते हैं ये हम लेते हैं रेक्टेंगुलर बेटा, ये मैं ले रहा हूं बेटा, ये मैं एक एम्पियरल लूप ले रहा हूं, ये हमारे पास हो गया इसके लिए एक एम्पियरल लूप। और ये जो एम्पियरल लूप है बेटा ये इन द फॉर्म ऑफ
इसकी डेल्टा L4। हमने इस पूरे एम्पियरल लूप को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा AB, दूसरा हिस्सा BC, CD और DA हिस्सा, 4 हिस्से। अब आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और एम्पियरल लूप एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, मेरे बनाने में हुआ है लेकिन परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और एम्पियरल लूप क्या होगा, पैरेलल। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस इंफिनिटी है, देयरफॉर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 इस पार्ट पे। अब एम्पियर्स लॉ क्या कहता है बेटा, एम्पियर्स लॉ कहता है एम्पियरल लूप का वो हिस्सा जो मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल होगा। इस पूरे एम्पियरल लूप का कौन सा हिस्सा पैरेलल है बेटा, सिर्फ डेल्टा L1 पैरेलल है। ये हिस्सा परपेंडिकुलर है, ये हिस्सा परपेंडिकुलर है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो आप कहोगे कि अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ P डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। NI मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न 1 2 3 4 4 टर्न है, इसलिए एक का करंट, दूसरे का करंट, तीसरे का करंट, चौथे का करंट, इसलिए NI लिखा है। अब आप करोगे बेटा कि B डॉट डेल्टा L2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। और ये हो जाएगा B डॉट डेल्टा L3 इज इक्वल टू 0, इसलिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है। और इसके बाद है B डॉट डेल्टा L4 इज इक्वल टू 0 बिकॉज परपेंडिकुलर। और ये भी क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो एम्पियर्स लॉ कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वो हिस्सा जो पैरेलल होता है, सबकी सम करें बेटा, सम ऑफ ऑल फ्रॉम 1 to 4, इसमें 4 हिस्से हैं बेटा, इज इक्वल टू B डॉट डेल्टा Li इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा B1 डेल्टा L1 प्लस हो जाएगा, सॉरी, B डेल्टा L2 प्लस होगा B डेल्टा L3 प्लस होगा B डेल्टा L4। तो सम ऑफ ऑल हो जाएगा बेटा B डेल्टा L1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो सब की सम जो होती है वो B डेल्टा L1 होता है। तो इसका मकसद है ये हो जाएगा म्यू नॉट NI। तो आप कर सकते हैं B डेल्टा L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, या मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट N अपॉन डेल्टा L इंटू I इज इक्वल टू म्यू नॉट NI हम लिखते हैं। वेयर N जो होता है ये स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल होता है नंबर ऑफ टर्न्स, जबकि स्मॉल जो होता है वो किसको जाहिर करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये सिर्फ इनसाइड के लिए होती है, म्यू नॉट NI। ये फार्मूला जो होता है ना बेटा, ये सिर्फ इनसाइड सोलिनॉइड इस्तेमाल होता है, आउटसाइड के लिए नहीं होता है, एजेस के लिए नहीं होता। आप कहोगे फॉर ओनली इनसाइड सोलिनॉइड। सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है, सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। कल करते हैं इंशाल्लाह टोराइड के।